पिछले भाग में हमने देखा था एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण बालक जिसका जन्म लगभग 350 बीसीई के आसपास हुआ। नाम था विष्णुगुप्त, जिसे आगे चलकर दुनिया जानने वाली थी दो नामों से, कौटिल्य और चाणक्य। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना सेना थी ना राजगद्दी, लेकिन जिसकी बुद्धि आगे चलकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति की वजह बनने वाली थी। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्स में, जहां हम इतिहास को कहानियों की तरह नहीं, सिस्टम की तरह समझते हैं। और ये है चाणक्य की कहानी भाग 2। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसी युद्ध से नहीं, एक अपमान से शुरू हुई थी। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। राजधानी थी पाटलिपुत्र, आज का पटना। लेकिन उस समय यह सिर्फ एक शहर नहीं था, ये था पूरा राजनीतिक और आर्थिक केंद्र। मगध पर शासन करता था नंद वंश और उसका शासक था धनानंद। कई प्राचीन स्रोतों के अनुसार नंद साम्राज्य उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। यूनानी लेखकों के विवरणों में भी मगध की सेना का उल्लेख मिलता है। कुछ विवरणों के अनुसार उसके पास हो सकते थे 2 लाख से अधिक सैनिक, हजारों घुड़सवार और सैकड़ों युद्ध हाथी। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि इन संख्याओं में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मगध उस समय अपार शक्ति रखता था। इस शक्ति का आधार था राजस्व व्यवस्था, कृषि कर, व्यापार कर और राज्य नियंत्रित संसाधन। इनसे बना था एक विशाल खजाना, और इसी धन से खड़ी हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद नंद शासन जनता में लोकप्रिय नहीं था। कई परंपराओं में नंद शासकों को अहंकारी, कठोर कर वसूलने वाला और दरबार में अपमानजनक व्यवहार करने वाला बताया गया है। हालांकि इन विवरणों में कुछ राजनीतिक पक्षपात भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध अधिकांश कथाएं बाद की परंपराओं से आती हैं। इसी समय तक्षशिला से एक विद्वान मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा। नाम था चाणक्य। वो सिर्फ एक ब्राह्मण विद्वान नहीं था, वो था राजनीति का गहरा विश्लेषक, अर्थशास्त्र का विद्वान और सत्ता की संरचना को समझने वाला शिक्षक। तक्षशिला जैसे विशाल शिक्षा केंद्र में वो पहले ही राजनीति, राजस्व और प्रशासन का गहरा अध्ययन कर चुका था। कुछ ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार चाणक्य मगध के दरबार में राजनीतिक चर्चा या सलाह के लिए पहुंचा था, लेकिन दरबार में जो हुआ वो भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। कई प्राचीन परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि नंद दरबार में चाणक्य का अपमान किया गया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उनकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया गया। कुछ में बताया गया है कि उन्हें दरबार से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि घटना का सटीक विवरण अलग अलग स्रोतों में अलग मिलता है, लेकिन लगभग सभी परंपराएं एक बात पर सहमत दिखाई देती हैं, चाणक्य का सार्वजनिक अपमान हुआ था। और उसी क्षण एक विद्वान के भीतर एक राजनीतिक क्रांति जन्म ले चुकी थी। जैन परंपराओं में वर्णन मिलता है कि दरबार से बाहर निकलते समय चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश को जड़ से उखाड़ न दूं, इस चोटी को दोबारा नहीं बांधूंगा। यह सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह था एक साम्राज्य के खिलाफ राजनीतिक युद्ध की घोषणा। लेकिन चाणक्य जानते थे, मगध जैसे विशाल साम्राज्य को सीधे युद्ध में हराना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने चुना रणनीति, गठबंधन, गुप्तचर नेटवर्क, आर्थिक दबाव और सत्ता के भीतर विद्रोह। लेकिन इतनी बड़ी योजना के लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो सिंहासन को चुनौती दे सके, एक राजा नहीं, एक निर्मित राजा। और तभी इतिहास ने चाणक्य को मिलवाया एक ऐसे युवक से जिसके पास न सेना थी न राजगद्दी, लेकिन उसके भीतर था एक साम्राज्य बनने का साहस। उस युवक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे एक शिक्षक और एक युवा योद्धा मिलकर मगध के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने वाले थे। अगर आप भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि अगले भाग में शुरू होगी चाणक्य और चंद्रगुप्त की सबसे खतरनाक साझेदारी।